Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and I hope कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा, रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So today is our ninth lecture of animal behavior and today is Thursday 30th April 2020. That was the question that I have asked from you guys in the last lecture, and some of you have tried to answer this question, so I will explain it a little bit. I have questioned you that, as I have told that the majority of unicellular and simple multicellular animals show negative response to a drop of salt solution. Why they show negative response? तो हम जितने भी या मोस्टली जो हमारे पास यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, तो अगर हम कोई साल्ट सोल्यूशन का अगर ड्रॉप डालें तो वो नेगेटिव रिस्पांस शो करते हैं, मींस दे मूव अवे फ्रॉम दैट साल्ट सोल्यूशन। बाय इसकी रीज़न ये है कि एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था कि वो मार देता है उसको। तो मैंने क्वेश्चन यही किया कि क्यों भागते हैं, किस तरह मार देता है। तो you guys might have studied about the isotonic solution और hypertonic solution and hypotonic solution कि हमारे पास isotonic solution के अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, दोनों तरफ सेम हो, यानी कि सेल के इनसाइड भी और सेल के आउटसाइड भी, तो हमारे पास ये कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है कि अगर सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो और सेल के बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में के केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास चूंकि अंदर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो हमारे पास डिफ्यूजन का सिंपल रूल है कि वाटर कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हमारे पास सेल से वाटर बाहर निकल जाता है और सेल में डिहाइड्रेशन काज होती है। तो जब भी आप किसी भी यूनिसेलुलर एनिमल पे या ऑर्गेनिज्म पे साल्ट सॉल्यूशन का ड्रॉप यूज करते हो, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी से सारे का सारा जो वाटर है वो बाहर निकलने लग जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। एज अ रिजल्ट वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिहाइड्रेशन से उसकी डेथ हो सकती है। देयरफॉर दे शो अवॉइडिंग रिएक्शन टू साल्ट सॉल्यूशन, तो वो साल्ट सॉल्यूशन को अवॉइड करते हैं मोस्टली ताकि वो सरवाइव कर सकें और डिहाइड्रेशन उनकी बॉडी में काज ना हो। आई होप कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। So let's start with today's lecture. So we were studying about stereotype behavior. That what are stereotype behavior? I have told you that stimulus based behavior, any response shown by animal or any organism in response to any stimulus is known as stereotype behavior. So we have studied its first type, that was irritability, and then we have studied its second type, that was uh, taxes, and we have also studied different types of taxes, either on the basis of response of an organism or either on the basis of a stimulus. So today we will going to start instinctive behavior, the third type of stereotype behavior. So first of all, its definition: it is a genetically programmed behavior that impels an animals to behave in a fixed pattern. ठीक है, ये मैं नीचे एक्सप्लेनेशन करूंगा तो ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की। सो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज स्टीरियोटाइप्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्ड? दैट it is stimulus based, that it will always be produced in response to some kind of a stimulus. So first is the very first property of instinctive behavior is it is stereotyped behavior, that it always requires a certain type of stimulus to be produced in an organism. Second, predictable. The second point or the second property of instinctive behavior is it is predictable. ठीक है, कि आप इजीली इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बिकॉज चूंकि आपको पता है
क्योंकि ये बिहेवियर वो जो ऑर्गेनिज्म है हर टाइम वही सेम बिहेवियर शो करता है, तो इसीलिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर मैं इसको ये रिस्पॉन्स शो करूं तो ये क्या करेगा, ये वाला या ये वाला बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर आगे मैं आप लोगों को आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की कि हमारे पास ये स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज अ प्रेडिक्टेबल, दैट वी कैन प्रेडिक्ट कि अब हमने जो ये स्टिमुलस दिया है इस ऑर्गेनिज्म को, अब ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, वो बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थर्ड, जेनेटिकली कंट्रोल, जेनेटिकली कंट्रोल के ये हमें इसको सिखाना नहीं पड़ता बल्कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाती है। लाइक आप लोगों ने इनेट बिहेवियर पढ़ा होगा एफएससी में, या आई थिंक एफएससी में ही पढ़ा होगा। तो लाइक उसमें जो आपने एग्जांपल्स पढ़े होंगे कि हमारे पास जो नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स, वो उनको कोई नहीं सिखाता, वो उनका एक इननेट बिहेवियर है या जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बिहेवियर है जो उनके पेरेंट्स से उनमें ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसी तरह जो स्पाइडर है वो वेब बनाता है, तो वो वेब बनाना उसको कोई सिखाता नहीं है बल्कि वो उसकी जीन्स में वेब बनाना है और वो उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो इसी तरह जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है ये वो एनिमल लर्न नहीं करता बल्कि उसके जीन्स में या जेनेटिकली ये बिहेवियर कंट्रोल्ड होता है, और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड या जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, तो इसका मतलब है कि ये पेरेंट से इसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है। दूसरा, इनहेरेंट, इनहेरेंट मीन्स बाय बर्थ होता है। लाइक अगर फौरन पैदा भी हुआ है तो आपने उसको कोई लर्निंग नहीं दी, कुछ सिखाया नहीं है, लेकिन आपने उसको वो स्टिमुलस दे दिया, तो चूंकि बाय बर्थ इसमें ये बिहेवियर प्रेजेंट है तो वो पार्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करेगा वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि ताकि वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहलाएगा। अगर वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है तो उसमें 4 मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लाइक इट इज स्टीरियोटाइप्ड, स्टीरियोटाइप्ड होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टिमुलस लाजमी उसमें होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल, कि इजीली प्रेडिक्ट हम कर सकें कि ये स्टिमुलस जब हम देंगे तो कौन सा बिहेवियर ऑर्गेनिज्म शो करेगा। और जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है कि हमारे पास वो जीन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। जो फोर्थ पॉइंट, इट इज इनहेरेंट, लाइक बाय बर्थ होता है। इनहेरेंट का मतलब है कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। लाइक अगर वो ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल पैदा हुए और आपने वो स्टिमुलस उसको दे दिया तो वो सेम रिएक्शन या सेम बिहेवियर शो करेगा जिस तरह वो एडल्ट होके बिहेवियर शो करेगा। तो ये इनहेरेंट होता है या बाय बर्थ होता है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। लॉरेंस हु वाज द साइंटिस्ट, ये पिक्चर मैंने लगाई है लॉरेंस की, ये एक साइंटिस्ट था और इसने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पे काम किया। इसने और भी बहुत सारे काम किए, एक बहुत ही रेनोन्ड साइंटिस्ट है इथोलॉजी की फील्ड में। इथोलॉजी जो हमने पढ़ी है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो लॉरेंस डिस्क्राइब्स इट एज एफएपीज। लॉरेंस ने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को एफएपीज का नाम दिया था, और उसने ये नाम क्यों दिया? एफएपीज इज अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स। FAPs is a fixed action patterns। फिक्स्ड एक्शन, फिक्स्ड एक्शन का क्या मतलब है कि लाइक आप लोग ने अगर रिफ्लेक्स एक्शन को हम एग्जांपल लाएं तो एक रिफ्लेक्स एक्शन भी हमने क्या पढ़ा है कि ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड का क्या मतलब है कि जब भी वो वाला स्टिमुलस आएगा इन रिस्पॉन्स यही जो है रिस्पॉन्स शो होगा। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अगर उसको सेम स्टिमुलस आप दो तो वो बार बार वही एक ही एक्शन जो है शो करता है। इसीलिए तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमें पता है कि ये स्टिमुलस देंगे तो ये ऑर्गेनिज्म यही एक्शन शो करेगा। चाहे आप 500 बार वो स्टिमुलस उसको दो तो 500 बार वो वही सेम रिएक्शन शो करेगा। तो इसलिए इसको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहा जाते हैं कि वो उसका जो रिएक्शन है या जो रिस्पॉन्स है वो इसमें फिक्स्ड है, उसका एक्शन जो है वो फिक्स है। लॉरेंस ने जो इसकी डेफिनेशन की थी, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, एफएपीज क्या हैं? दे आर स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप, स्टिमुलस बेस्ड हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इंड्यूस्ड बाय साइन स्टिमुलस, कि इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं और वो एक्टिविटीज ट्रिगर कब होती हैं या उन इलिक्ट कब होती हैं कि जब वो कोई साइन स्टिमुलस हम देंगे, और वो साइन स्टिमुलस बहुत पार्टिकुलर होता है। किस तरह पार्टिकुलर होता है आगे मैं एक्सप्लेन आप लोगों को करता हूँ। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, क्या है? इट इज जेनेटिकली programmed behavior that impels an animals to behave in a fixed pattern, कि एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, लाइक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और जीन्स के जरिए कंट्रोल होता है ये बिहेवियर। और ये क्या करता है? इट इम्पेल्स, इम्पेल्स मीन फोर्स करता है एन एनिमल
डिफरेंट एनिमल्स को टू बिहेव इन अ फिक्स पैटर्न, कि चूंकि वो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो जीन्स में चेंजेस नहीं होती, जीन्स वही फिक्स रहते हैं, तो इसी तरह वो जीन्स वही फिक्स पैटर्न या वही फिक्स एक्शन बार बार रिपीट कराते हैं। और उस एक्शन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, उसके लिए ज़रूरी है साइन स्टिमुलस, कि जब तक साइन स्टिमुलस, जब भी साइन स्टिमुलस आप देंगे तो वो पार्टिकुलर रिस्पॉन्स शो होगा। अगर साइन स्टिमुलस नहीं आ रहा तो वो पार्टिकुलर रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ कि वो जितनी बार भी आप उसको वो पार्टिकुलर साइन स्टिमुलस शो करोगे उतनी बार ही वो क्या करेगा, वही सेम रिस्पॉन्स बार बार शो करेगा। इसीलिए इसको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का नाम दिया है लॉरेंस ने। और इसीलिए हम इसको प्रेडिक्टेबल भी कहते हैं, बिकॉज हमारे पास चूंकि हमें पता है कि ये स्टिमुलस हम देंगे इसने यही रिस्पॉन्स देना है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार अभी ये ऑर्गेनिज्म जो है ये वाला रिस्पॉन्स शो करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइन स्टिमुलस। अगर हम इसकी एग्जांपल पढ़ें तो आप लोगों को क्लियर समझ आएगी। लाइक पहली जो एग्जांपल है हमारे पास ग्रे लेग गूज, ठीक है। तो ग्रे लेग गूज, ये मैंने यहाँ पे इसकी एक पिक्चर डाली है। ये हमारे पास एक गूज है, गूज हम कहते हैं हंस को, तो एक हंस की एक स्पीशी है और इसकी ग्रे लेग्स होती हैं तो इसको हम ग्रे लेग गूज कहते हैं। So grey-leg goose build shallow nests on ground so its eggs roll out of the nest many times। ठीक है, shallow कहते हैं जो ज़्यादा गहरा ना हो। तो हमारे पास जो ग्रे लेग गूज है वो ज़मीन पे शैलो नेस्ट बनाते हैं। शैलो मीन ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो क्या होता है कि लाइक उसके पाँव वगैरह लग के या किसी वजह से उसकी जो एग्स हैं वो बहुत बार जो है वो इस नेस्ट से रोल आउट करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, शैलो नेस्ट बनाती है, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते। तो बहुत बार जब वो एग्स पे बैठी होती है तो उसका एग क्या होते हैं, वो नेस्ट से रोल आउट होकर नेस्ट से बाहर चले जाते हैं। अब हम जो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे वो है एग रिट्रीवल बिहेवियर ऑफ ग्रे लेग गूज, या हम उसको एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ ग्रे लेग गूज भी कहते हैं। एग रिट्रीवल बिहेवियर ऑफ ग्रे लेग गूज और एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ ग्रे लेग गूज। अच्छा, तो हमें पता है कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, साइन स्टिमुलस चाहिए। ठीक है, साइन स्टिमुलस क्या है इस केस में, साइट ऑफ एग आउटसाइड द नेस्ट। ठीक है, हमें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को प्रोड्यूस कराने के लिए कोई ना कोई साइन स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है। और इस केस में हमारे पास साइन स्टिमुलस क्या है, साइट ऑफ एग आउटसाइड द नेस्ट, कि जब हमारे पास ग्रे लेग गूस को नजर आए कि उसका एग जो है वो नेस्ट से बाहर चला गया है। अब ये साइन स्टिमुलस है। हमने पढ़ा कि वो शैलो नेस्ट बनाती है और उसका एग जो है वो बाहर कई बार जो है वो नेस्ट से बाहर चला जाता है। तो जैसे ही वो नेस्ट से बाहर एग देखती है तो ये उसके लिए साइन स्टिमुलस है। एंड दिस साइन स्टिमुलस, वो फिक्स एक्शन पैटर्न कौन सा है वो पढ़ते हैं। दिस साइन स्टिमुलस ट्रिगर एग रोलिंग बिहेवियर इन ग्रे लेग गूज। और यही जो साइन स्टिमुलस है, साइन स्टिमुलस क्या है कि जब भी वो अपने नेस्ट से बाहर एग देखती है तो उसमें एक एग रोलिंग बिहेवियर क्या होता है, उसकी बॉडी में ट्रिगर हो जाता है, प्रोड्यूस होता है इन ग्रे लेग गूज। एंड इट स्टार्ट शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज इन ब्रिंगिंग द एग टू द नेक्स्ट। और वो क्या स्टार्ट कर लेती है कि जैसे वो देखती है एग बाहर गया हुआ है तो वो अपने उसके एक बिहेवियर है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि वो उसकी एक सीक्वेंस ऑफ इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज है कि वो चोंच से उसको रोल कर करके एग को, अपनी जो बीक है उसकी, उससे जरिए रोल कर करके उस एग को वापस कहाँ लाती है, नेस्ट के अंदर लाती है। तो अब ये जो एग है वो जब तक नेस्ट के अंदर है तो ये साइन स्टिमुलस नहीं है। जैसे ही एग नेस्ट के बाहर जाएगा, अब ये एग आउटसाइड द नेस्ट इसके लिए साइन स्टिमुलस है। और आप जितनी बार भी एग उठा के वहाँ नेस्ट से बाहर रखोगे तो उसके ये जो बिहेवियर है, जो एग रोलिंग बिहेवियर, कि वो अपनी बीक से रोल कर करके एग को वापस अपने नेस्ट तक लाएगी। तो ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इसमें, और इसको कोई सिखाता नहीं है बल्कि ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है और इनहेरेंट होता है, इसमें बाय बर्थ होता है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। एक और चीज़ है साइन स्पेसिफिसिटी। ये चीज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि साइन स्पेसिफिसिटी क्या है। इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। So grey leg goose is so much focused on the sign stimulus that if some other non-living thing resembling egg
is placed near nest, it also initiate that egg rolling behavior in grey-leg goose. क्या है कि हमारे पास साइन स्पेसिफिसिटी क्या होती है? हमने कहा पहले पढ़ा कि ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होता है, वो इनहेरेंट है और दूसरा प्रेडिक्टेबल है और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है कि वो बार बार सेम बिहेवियर शो करेगा और उसके लिए हमें एक साइन स्टिमुलस चाहिए। तो हमारे पास इस केस में साइन स्टिमुलस क्या है कि नेस्ट से बाहर एग प्रेजेंट है और वो नेस्ट से बाहर जो एग प्रेजेंट है वो जैसे ही देखती है ग्रे लेग गूस तो उसमें एक एग रोलिंग बिहेवियर एक्टिवेट होता है और वो अपनी बीक के ज़रिए उसको रोल करके नेस्ट में ले आती है। अब वो ये जो साइन स्टिमुलस पे वो इतनी स्पेसिफिक होती है या इतनी फोकस्ड होती है कि अगर आप उसका अपना एग ना हो किसी और का भी एग जाके रख देंगे उसके नेस्ट के बाहर तो वो सेम बिहेवियर शो करेगी कि एग को रोल करके अपने नेस्ट में ले आएगी। और अगर एग ना भी हो, कोई भी आप एग से रिजेंबल नॉन लिविंग थिंग रख लें, लाइक आपने गोल पत्थर रख लिया या आपने कोई वाइट किस्म की एग से रिजेंबलिंग वाली बॉल रख ली है, तो वो जैसे ही देखेगी कि वो बॉल जो एग से रिजेंबल कर रही है, वाइट कलर की एग से रिजेंबल कर रही बॉल, वो जैसे ही देखेगी नेस्ट से बाहर पड़ी है तो वापस उसमें सेम एग रोलिंग बिहेवियर इनिशिएट होगा और वो उसको अपनी बीक के ज़रिए रोल करके उस नॉन लिविंग बॉल को भी अपने नेस्ट में ले आएगी। लाइक मैंने एक वीडियो ढूंढी है, बहुत मुश्किल से मुझे मिली है यूट्यूब पे, तो वो मैं अगर आपको दिखाऊं, लाइक अगर आप इसको देखें यहाँ पे इस वीडियो को, ये इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। नाउ दिस इज ग्रे लेग गूज, ये बैठी है अपने नेस्ट के ऊपर, तो आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल शैलो नेस्ट है, जमीन से थोड़ा सा ऊपर है और इन्होंने यहाँ पे देखिए ये एक स्नूकर या बिलियर्ड की बॉल रखी है। अब जैसे इसने इसको देखा है, इसमें ये एग रोलिंग बिहेवियर एक्टिवेट हुआ है और ये अपनी बीक के ज़रिए देखें उसको रोल करके अपने एग्स में या अपने नेस्ट में ले आई है। तो ये हमारे पास एग रोलिंग बिहेवियर है। अब ये जो थी हमारे पास साइन स्टिमुलस है कि कोई भी एग की तरह की चीज़ नेस्ट से बाहर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें तो नेस्ट से बाहर उसने अब उन्होंने एक और नॉन लिविंग थिंग दिख रखी है, वो एग से रिजेंबल भी नहीं करी लेकिन कोई भी चीज़ एग की शेप की उसके नेस्ट से बाहर प्रेजेंट होगी। वो देखें अब ये अब उसने बल्ब अंदर कर लिया है, तो ये अब इतनी ज़्यादा फोकस्ड होती है कि वो जो भी चीज़ अपने नेस्ट से बाहर एग से रिजेंबलेंस की देखती है वो एग रोलिंग बिहेवियर उसमें एक्टिवेट होता है और वो उसको रोल करके अपने नेस्ट में ले आती है। लाइक अगर आप इसको देखें तो ये बस कोई भी एग की तरह भी नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि नेस्ट से बाहर इसको नजर आई, ये साइन स्टिमुलस था। अब जैसे साइन स्टिमुलस ने देख लिया तो ये बिहेवियर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और ये ग्रे लेग गूज वही सेम बिहेवियर क्या करती है, शो कर देती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इसके सारे पॉइंट्स की फुली तौर पे समझ आ गई होगी। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा हो गया है, आज तक इतना काफ़ी है, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि अब छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ क्योंकि जो रिमोट एरियाज़ के या दूर सिटी से दूर के स्टूडेंट्स हैं तो उनका नेट का मसला होता है, तो फिर लेक्चर बड़ा पहले मैं 30-35 मिनट का देता था तो मुझे उन्होंने कहा है कि डाउनलोडिंग में मसला होता है, तो इसलिए ये वैसे छोटा सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आई होप कि आपको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप लोग वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और घर पे रहिए, सेफ रहिए और साथ साथ रमज़ान का बाबरकत महीना है तो इस मुल्क के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआएं करें, मेरे लिए भी अगर हो सके दुआ कर लीजिएगा। और दूसरा दुआ करें कि अल्लाह ताला इस लॉकडाउन को ख़त्म करे और इस कोरोना वायरस से जो है कोविड-19 से पूरी दुनिया को निजात दिलाएं जल्द से जल्द। ठीक है, सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।